जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र, अध्याय 14। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था, हरितिमा से स्नेह बढ़ाएं, फूल उगाएं। आइए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। वनौषधियों से हरितिमा अभिवर्धन और स्वास्थ्य संवर्धन का दोहरा लाभ। वनस्पति और प्राणियों का अन्योन्याश्रय संबंध है। एक जिएगा तो दूसरा जिएगा। मनुष्य का आहार वनस्पति है। जीवन की अधिकांश आवश्यकताएं इन्हीं के सहारे उपलब्ध होती हैं। ईंधन, मकान, शैया, कपड़े, अनाज, शाक, औषधि, यह सभी वृक्ष वनस्पतियों के सहारे ही उपलब्ध होते हैं। पेड़ ही बादल को खींचते हैं और बरसने के लिए विवश करते हैं। उनके अभाव में किसी प्राणी का जीवन सुरक्षित नहीं। वनस्पतियां ऑक्सीजन छोड़ती हैं, उससे मनुष्य को सांस द्वारा वायु मिलती है। मनुष्य द्वारा छोड़ी कार्बन डाइऑक्साइड से पेड़ पलते हैं। प्राणियों द्वारा उपयोग में लाई हुई वनस्पतियां खाद बनकर वनस्पति उगाती हैं। वायु प्रदूषण, भूमि क्षरण जैसी अनेक विपत्तियों से बचने में वृक्ष वनस्पतियों की असाधारण भूमिका है। हमें अपने इस प्राणाधार क्षेत्र के प्रति भावनाशील एवं जागरूक होना चाहिए। उनका उत्पादन, संरक्षण एवं अभिवर्धन प्रकारांतर से अपनी सुविधा, संपदा एवं प्रगति का पथ प्रशस्त करता है। वनस्पतियां उगाने में हमारा पूरा उत्साह नियोजित रहे, साथ ही अवांछनीय रूप से उनको नष्ट किया जाना भी रोकना चाहिए। जितना उनका उपयोग होता है उतना ही आरोपण, अभिवर्धन भी चलना चाहिए। जिनके पास भूमि है वे उसका एक अंश उद्यान लगाने के लिए सुरक्षित रखें। मात्र अनाज से ही कमाई नहीं होती, वृक्ष भी तात्कालिक न सही दूरवर्ती लाभ देते और सत्परिणाम उत्पन्न करते हैं। जलाऊ लकड़ी नित्य काम में आती है तो उसे भंडार में साथ साथ जमा भी करते चलना चाहिए। खाली भूमि में जलाऊ, छायादार, चारा पानी वाले, फलदार या औषधियों में काम आने वाले वृक्ष लगाते रहना चाहिए। जिनके पास अपनी भूमि नहीं, वे दूसरों की, सरकार की भूमि में उन्हीं के निमित्त वृक्ष लगाकर लोकहित की एक उपयोगी सेवा साधना कर सकते हैं। फल उद्यान लगाना घाटे का नहीं, नफे का सौदा है। अनाज की फसल तो आदि से लेकर अंत तक सेवा चाहती है, पर वृक्षों को कुछ ही दिन संभालने के उपरांत वे फिर कोई सेवा नहीं मांगते और निरंतर बहुमुखी प्रतिफल प्रस्तुत करते रहते हैं। वृक्ष आर्थिक दृष्टि से ही नहीं, शारीर निर्वाह और मानसिक संतुलन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। जहाँ हरितिमा नहीं होती वहाँ बंजर व रेगिस्तानों के निवासी क्रूर कठोर प्रकृति के पाए जाते हैं। अपराध, मनोरोग और विग्रह भी ऐसे क्षेत्रों में अधिक होते हैं। हरितिमा न केवल नेत्रों को शीतलता व ज्योति प्रदान करती है, वरन मानसिक संतुलन बनाने, शालीनता एवं प्रसन्नता तथा बलिष्ठता प्रदान करने में भी भूमिका निभाती है। मनुष्य का कर्तव्य है कि स्वास्थ्य एवं साधना से लेकर परमार्थ प्रयोजनों तक के समन्वय का दृष्टिकोण अपनाते हुए हरितिमा संवर्धन के लिए प्रयत्नरत रहे। अपनी या पूर्वजों की स्मृति में वृक्षारोपण को श्राद्ध परंपरा की एक महत्वपूर्ण कड़ी समझा जा सकता है। अपना उपयोगी स्मारक किसी को बनाना हो तो उसे उद्यान लगाने, वृक्षारोपण करने की सस्ती किंतु हर दृष्टि से श्रेयस्युक्त योजना बनानी चाहिए। हर स्तर का व्यक्ति इतना तो कर ही सकता है कि अपने घरों में पुष्प वाटिका, शाक वाटिका लगाए। पुष्प वाटिका में खिलते हुए फूल अपनी मुस्कान से हर किसी का मन लुभाते और सहज प्रसन्नता प्रदान करते हैं। पूजा उपचार में, अतिथि सत्कार में उनसे अच्छा और सस्ता दूसरा उपचार हो नहीं सकता। अतिथि के हाथ में एक छोटा सा बटन गुलदस्ता थमा दिया जाए तो किसी भी भावनाशील की कृतज्ञता उभरेगी। घर के वातावरण में प्राणवायु का बाहुल्य रखने में पुष्प वाटिका का अपना महत्व है। घरेलू शाक वाटिका की उपयोगिता को तो कहना ही क्या। आंगन में, छत पर, छोटे टोकरों, गमलों में शाक भाजी के पौधे लगाए जा सकते हैं। छप्परों पर सेव, अंगूर, लौकी, तोरई, परवल आदि की बेलें चढ़ाई जा सकती हैं। इसमें ना बहुत सा श्रम पड़ता है, ना समय लगता है और न बड़े साधन जुटाने की आवश्यकता पड़ती है। मनोरंजन, कौतूहल एवं उत्साह की अभिवृद्धि का यह एक अच्छा स्वरूप है। जो इस आरोपण में रुचि लेते हैं उन्हें सृजनात्मक सत्प्रवृत्ति उभारने का अवसर मिलता है और इस आधार पर बढ़ने वाली अभिरुचि आगे चलकर बड़े निर्माणों के लिए आधारभूत कारण बनती है।
शिशुपालन, पशुपालन की तरह वनस्पति उत्पादन अभिवर्धन भी एक उपयोगी प्रसंग है। इस अभ्यास में जितना श्रम समय लगता है उसकी तुलना में लाभ निश्चित रूप से अनेक गुना अधिक होता है। इन दिनों कुपोषण की सर्वत्र शिकायत है। भोजन में पोषक तत्व घटते जाने से अनेकानेक रोगों की अभिवृद्धि होती चली जा रही है। कुपोषण का प्रमुख कारण आहार में हरी वनस्पतियों की कमी होना है। एक तो चटोरेपन की आदत से ऐसे ही लोगों को तली भुनी चीजें खाने का आदी बना दिया है और हरे शाकों में स्वाद की कमी देखकर उपेक्षा बरती जाती है। दूसरा, उसको खरीदना भी कम बोझिल नहीं है। अन्य वस्तुओं की तरह शाक भी कम महंगे नहीं हैं। कभी कभी तो उनका भाव इतना महंगा हो जाता है कि उन्हें मात्र अमीर ही खरीद सकते हैं कि उन्हें मात्र अमीर ही खरीद सकें। ऐसी दशा में शाकों के उपयोग से वंचित रहने वाले जन समुदाय को यदि कुपोषण जन्य दुर्बलता एवं रुग्णता का शिकार बनना पड़ता हो तो इसमें आश्चर्य ही क्या। घरेलू शाक वाटिकाएं इस समस्या का सहज समाधान प्रस्तुत करती हैं। आंगनबाड़ी, छतबाड़ी, छप्परबाड़ी के रूप में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करके थोड़े से उत्साह परिश्रम का प्रयोग करने भर से यह हो सकता है कि एक छोटी गृहस्थी के लिए काम चलाऊ मात्रा में हर मौसम में सब्जी उपलब्ध होती रह सके। कम से कम चटनी वाटिका तो कोई भी लगा सकता है। गमलों में धनिया, पुदीना, पालक, अदरक, मिर्च आदि भी उतनी मात्रा में उगा ही सकते हैं कि उनकी एक एक कटोरी चटनी घर के हर सदस्य को मिल सके। आंवला, नींबू आदि उसमें बाहर से खरीदकर मिला देने पर मात्रा, उपयोगिता एवं स्वादिष्टता और भी अधिक बढ़ जाती है। कुपोषण के संकट से निपटने में उतना उपाय उपचार भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। हमें इस प्रचलन को न केवल अपने घर में वरन अपने प्रभाव क्षेत्र में अधिकाधिक विस्तृत करने का प्रयत्न करना चाहिए। इसमें प्रत्यक्ष लाभ और पुण्य परमार्थ के दोनों ही प्रयोजन समान रूप से सन्निहित हैं। चिकित्सा की दृष्टि से जड़ी बूटियां सर्वथा निरापद हैं। एंटीबायोटिक रसायनों का प्रचलन तत्काल भले ही कुछ लाभकारी दिखता हो, पर पीछे उनकी प्रतिक्रिया स्वस्थ जीवाणुओं के संहार में हानिकारक ही सिद्ध होती है। चिकित्सा प्रयोजन में जड़ी बूटियों के पुरातन प्रचलन को इन दिनों नए सिरे से पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। आंगन में तुलसी का बिरवा रोपने की धर्म परंपरा बहुत ही महत्वपूर्ण एवं श्रेयकर है। वनस्पति को भगवान की प्रतिमा मानकर उस स्थापना के सहारे आंगन में भगवान का खुला मंदिर बन जाता है। एक लोटा जल चढ़ा देने भर से तुलसी का सिंचन और सूर्य अर्घदान की देव पूजा बन पड़ती है। अगरबत्ती, दीपक जलाने, आरती परिक्रमा करने से सामूहिक या एकांकी पूजा अर्चना का उपक्रम परिवार में बन पड़ता है। इससे परिवार में धार्मिकता का भावनात्मक वातावरण बनता है। आस्तिकता, आध्यात्मिकता और धार्मिकता की जड़ें भी तुलसी के बिरवे के सहारे हरी रहती हैं। तुलसी के स्पर्श से बहने वाली वायु में न केवल सर्प, बिच्छू आदि कृमि कीटक भगाने का गुण है, वरन उसमें विषाणु नाशक स्वास्थ्य संवर्धन गुण भी है। तुलसी एक रामबाण औषधि की तरह घरेलू चिकित्सा के काम आने वाली समस्त रोगों में प्रयुक्त की जा सकने वाली उपचार पिटारी भी है। तुलसी के पत्ते 1 तोले काली मिर्च 1 माशे पीस कर मूंग के बराबर गोली बनाकर रख लें। बच्चों को 1 और बड़ों को 2-3 गोली शहद या पानी के साथ दिन में 2 बार सभी रोगों में दे सकते हैं। फोड़े पर तुलसी की पुलटिस बांधी जा सकती है या लेप किया जा सकता है। भिन्न भिन्न रोगों में अनुपान भेद से तुलसी का पृथक उपचार भी है। इसका विस्तृत वर्णन तुलसी के चमत्कारी गुण पुस्तक में दिया गया है। घर घर में तुलसी के थांवले बनाने के रूप में देव मंदिरों की स्थापना एक नया आंदोलन इन दिनों प्रज्ञा अभियान द्वारा हाथ में लिया गया है। लक्ष्य 4 लाख बिरवे रोपकर तुलसी की महत्ता जन जन तक पहुंचाने का है। इसके लिए एक क्यारी में बीज बोकर पौधे उगाए जाएं और घर घर जाकर यह पूछताछ की जाए कि इस स्थापना के लिए कौन तैयार है। जो तैयार हों उनके यहाँ पौधे मुफ्त में पहुंचाने और लगाने में योगदान करने की परंपरा व्यापक रूप से चलाना चाहिए। अपने घर गांव में तुलसी औषधालय स्थापित करने के लिए हमें भरपूर प्रयत्न करना चाहिए। लगे हाथों पुष्प वाटिका लगाने का आंदोलन भी साथ साथ चल सकता है। इसके लिए शाक, पुष्प एवं तुलसी के पौधों की नर्सरी लगाने की चेष्टा विशेष रूप से करनी चाहिए। इसी आधार पर वितरण और स्थापना का उपक्रम ठीक प्रकार से चल सकेगा। बीजों के पैकेट क्षेत्रीय प्रज्ञा संस्थानों से ही उपलब्ध हो सकें, इसका प्रयास किया जा रहा है। प्रज्ञा पीठों में से प्रत्येक के पास थोड़ी बहुत खाली भूमि है। इसमें जड़ी बूटी उद्यान लगाया जाना चाहिए। शांति कुंज में वह
लगा भी है। प्रायः 24 औषधियों के सामान्य रोगों का घरेलू उपचार इनके सहारे सरलता पूर्वक हो सकता है। इनका विस्तृत वर्णन, विवेचन एवं उपचार क्रम जड़ी बूटियों द्वारा स्वास्थ्य संरक्षण पुस्तक में किया गया है। इस पुस्तक में वनौषधियों की पहचान, गुणधर्म, शुद्ध परीक्षा, प्रयोग, अनुपान संबंधी विवरण जन सुलभ भाषा में विस्तार से दिया गया है। इन भागों में शीघ्र ही इसका द्वितीय संस्करण प्रकाशित होने जा रहा है। इसे मार्गदर्शिका मानकर अपने यहाँ खाली जमीनों पर, जिन्हें वातावरण की अनुकूलता के अनुसार लगाया जा सकता है, जो बड़े वृक्ष रूप में हैं, संभवतः वे अपने यहाँ न लग सकें, इसलिए उनके तो प्रयुक्त अंगों की ही चूर्ण रूप में वीर्य कलावधि भली भांति जानकर सुरक्षित किया जा सकता है। जो छुप या रेंगने वाली वनौषधियां हैं, उन्हें तो हर कोई अपने घर आंगन, प्रज्ञा संस्थान, ज्ञान मंदिर के प्रांगण में बो सकता है। किसी स्थानीय चिकित्सक के परामर्श से इन्हीं को ताजा खिलाकर या पुस्तक में दी गई विधि के अनुसार फांड, क्वाथ, कल्क बनाकर प्रयुक्त किया जा सकता है। हर प्रज्ञा संस्थान में इस तरह वनौषधि चिकित्सा केंद्र स्थापित हो सकता है। पीड़ितों की सेवा सहायता हेतु ईसाई चर्च में डिस्पेंसरियां होती हैं। रामकृष्ण मिशन ने भी इसी की तरह औषधालय बनाए हैं। चीन की तो पूरी चिकित्सा पद्धति ही सर्वसुलभ वनौषधियों पर टिकी हुई है। फिर वैसा ही प्रबंध 2400 प्रज्ञा संस्थानों, 15,000 स्वास्थ्य मंडलों एवं अगणित प्रज्ञा केंद्रों में क्यों नहीं हो सकता। लोक सेवा में इसमें है ही जनसंपर्क, सत्प्रवृत्ति संवर्धन और मिशन की विचारणा का विस्तार कार्यक्रम भी साथ जुड़ा हुआ है। हर कोई चिकित्सक तो नहीं बन सकता, सत परामर्शदाता तो बन ही सकता है। प्रचलित अनेकानेक सम्मिश्रण युक्त संदेहों के जाल में उलझी हुई आयुर्वेद पद्धति के दुष्प्रभावों तथा महंगी लागत के कारण आलोचना की शिकार एलोपैथी चिकित्सा प्रणाली से यदि जनसाधारण को विरत कर शुद्ध काष्ठ औषधि के प्रयोग के लिए सहमत किया जा सके, तो यह भी अपने आप में एक क्रांति होगी। निर्धारित जड़ी बूटियां जिनका शरीर एवं मन के उपचार, स्वास्थ्य संरक्षण हेतु प्रयोग सुझाया गया है, इस प्रकार हैं: आमाशय एवं ऊर्ध्वगामी पाचन संस्थान हेतु मुलैठी, आंवला अधोगामी पाचन संस्थान हेतु हरितकी विल्व, हृदय एवं रक्तवाहिनी संस्थान हेतु अर्जुन, पुनर्नवा, श्वास संस्थान के लिए वासा एवं भारंगी, केंद्रीय स्नायु संस्थान हेतु ब्राह्मी, शंखपुष्पी, वात नाड़ी संस्थान हेतु शुंठी एवं निर्गुंडी, रक्त शोधन हेतु नीम एवं सारिवा, ज्वर आदि प्रकोपों एवं प्रति संक्रामक के नाते गिलोय चिरायता, प्रजनन मूत्रवाही संस्थान हेतु अशोक, गोक्षरू एवं स्वास्थ्यवर्धक रसायन के रूप में शतावर, अश्वगंधा, इनके अतिरिक्त तुलसी को सभी रोगों के उपचार के रूप में तथा नीम, घृतकुमारी, अप्पा मार्ग, हरिद्रा, लहसुन को स्थानीय उपचार हेतु रखा गया है। उपरोक्त औषधियां के अतिरिक्त गत दिनों ही 10 और ऐसी औषधियां इस अमृतोपम वनौषधि समूह में जोड़ी गई हैं, जिनके ऊपर प्रयोग केंद्रों में किए गए व विभिन्न समूहों के लिए प्रयुक्त करने का विधान बनाया गया है। ये हैं बला, बहेड़ा, ज्योतिष्मती, वाकुची, रासना, वरुण, लोध्र, शकपुरवा, आमलतास, इंद्रजौ, कुटज आदि। आगे भी आवश्यकता पड़ने पर औषधियां बताई जाती रहेंगी। इनके अतिरिक्त और भी अनेक जड़ी बूटियां हैं जो स्थानीय जलवायु के अनुरूप उगाई जाती हैं। उनका गुण विवेचन एवं उपयोग किसी आयुर्वेद ज्ञाता से जाना जा सकता है। किसी क्षेत्र में उत्पन्न हुई वनस्पतियां वहां के निवासियों के लिए अन्न, फूल, शाक की तरह ही उपयोगी पड़ती हैं। एक बार में एक औषधि लेने से वह अपना पूरा प्रभाव दिखाती है। एक साथ कईयों का सम्मिश्रण कर देने से उन सभी के स्वाभाविक गुण नष्ट हो जाते हैं और उनका प्रतिफल भी विचित्र हो जाता है। इसलिए जड़ी बूटी उपचार में एक समय में एक ही औषधि का प्रयोग प्रचलन उपयुक्त है। चूर्ण बनाना हो तो पत्तियों, टहनियों का उपयोग करना चाहिए। क्वाथ बनाना हो तो जड़, तना, पत्ते, फल, फूल इन सभी का पंचांग प्रयुक्त किया जाना चाहिए। छोटी जड़ी बूटियों की तरह बड़े औषधि वृक्ष भी होते हैं। हरण, बहेड़ा, आंवला, अशोक, अमलतास आदि को उगाने लगाने से औषधि वृक्षों के उद्यान भी लग सकते हैं। औषधि वृक्षों के उद्यान और जड़ी बूटियों के कृषि फार्म लगाकर स्वास्थ्य रक्षा की महत्वपूर्ण सेवा साधना की जा सकती है। पंसारियों के यहाँ वर्षों पुरानी सड़ी गली कुछ के स्थान पर कुछ उपलब्ध होने के कारण आयुर्वेद विज्ञान की दुर्गति हुई है।
शाकाहार कम पड़ने से भी स्वास्थ्य गिरे हैं। इन अभावों की पूर्ति के लिए प्रज्ञा परिजनों को कुछ कहने लायक प्रयास में जुटना चाहिए। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि हम अपने घर में भी बहुत सारी जड़ी बूटियों के पौधे लगा सकते हैं और हरितिमा संवर्धन भी कर सकते हैं और स्वास्थ्य संरक्षण भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, प्रणाम।